जय हिंद दोस्तों, द बिहारी मैथमेटिक्स में आप सभी को स्वागत है। और आज हम लोग जो पोर्शन उठाने वाले हैं वो रीजनिंग का पोर्शन उठाने वाले हैं, क्योंकि बिहार एसएससी में रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 50 नंबर का रीजनिंग होता है। अगर आप 50 नंबर आप अगर कवर कर रहे हैं तो फिर बहुत बड़ा ज़्यादा मार्क्स आ सकता है आपको। तो आज हम लोग उठा रहे हैं रीजनिंग का पहला टॉपिक पासा। पासा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग से नहीं बनता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी चैप्टर होता है। आज आप लोग को पासा पूरा बिल्कुल समझ में आने वाला है कि कैसे होगा। पूरा वीडियो आपको मिलेगा पासा टॉपिक का, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर नया है आप लोग तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और अपने दोस्त के पास शेयर करिए। और आइए चलते हैं हम लोग पहला टॉपिक पासा पे। कोई चिन्ह का प्रयोग किया हुआ रह सकता है, ठीक है ना, कुछ भी रह सकता है। तो आपको पहला प्रॉपर्टीज याद रखना है घन का या पासा का, कि पासा में कुल कितना सरफेस होता है, 6 सरफेस होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखना है कि पासा के कोई भी एक सतह पर अगर एक अंक लिखा गया हो तो दोबारा वह अंक दूसरे सतह पर नजर नहीं आएगा। जैसे में मान लीजिए कि ये आपका पासा है, इसको सपोजिंग कर लेना है क्या है, ये पासा है। हमको ये बताइए पासा में कितना सरफेस हम बोले, 6 सरफेस। तो इसमें 6 सरफेस होगा भी नहीं होगा, होगा। इसके बाद हम बोले आपको कि पासा में एक सतह पर अगर एक अंक एक बार लिखा गया तो दोबारा वह अंक उस पासा में कोई भी और सरफेस पे नजर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए हम इस सरफेस पे अगर 1 लिख दिए हम, तो 1 से लेकर के 6 तक अगर अंक लिखा होगा पासा के सरफेस पर तो एक और कोई सतह पर नजर नहीं आए, ठीक है ना। अगर एक अंक एक सतह पर एक बार लिखा गया है तो दोबारा वह अंक अगला सतह पर नजर नहीं आएगा उसी पासा में, ठीक है। आगे अब हम बोल रहे हैं कि अंक भी रह सकता है या कोई चिन्ह भी रह सकता है या रंग का नाम लिखा हुआ रह सकता है या कोई आदमी का भी नाम लिखा हुआ रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन 6 सरफेस है तो 6 ही रहेगा। अगर चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो 6 ही चिन्ह का प्रयोग किया हुआ रहेगा। अंक रहेगा तो 1 से लेके कहाँ तक रहेगा, 6 तक रहेगा। या रंग का नाम लिखा होगा, लाल पीला हरियर ऐसे करके लिखा होगा, तो वो भी कितना कलर का होगा, 6 कलर का होगा। अब हम आगे बोल रहे हैं हम कि पासा में कोई भी एक सतह के विपरीत सतह की संख्या कितना होता है, 1 होती है। पासा में किसी एक सतह के विपरीत सतह की संख्या कितना होगा, 1 होगा। लेकिन पासा में निकटवर्ती सतहों की संख्या कितना होगा, 4। तो एक सतह के विपरीत सतहों की संख्या 1, एक सतह के निकटवर्ती सतहों की संख्या 4। ध्यान रखना है आपको कि एक सतह के अपोजिट एक सतह होगा और एक सतह के निकटवर्ती कितना सतह होगा, 4 सतह होगा। कभी कभी प्रश्न में आपको पूरा पासा का 6 सतह अगर दे देगा, 1% ऐसा क्वेश्चन बनाता है क्वेश्चन सेटर जिसमें आपको 6 सरफेस आपको नजर आते रहेगा। लेकिन 99% ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें पासा का मात्र 3 सरफेस आपको नजर पड़ेगा, ठीक है ना। 99% जो क्वेश्चन बनता है उसमें चित्र ऐसा रहेगा पासा का। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर 6 सरफेस दे दिया हो तब अपोजिट सरफेस निकालना बिल्कुल इजी हो जाएगा, नहीं इजी हो जाएगा। अगर 6 सरफेस हमको दे दिया हो और उस किसी का अपोजिट पूछा हो तो फिर हमको अपोजिट निकालना इजी हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन सेट जो करता है वो आपको 6 सरफेस नहीं दिखाएगा, कितना सरफेस दिखाएगा, 3 सरफेस दिखाएगा। ऐसे भी आप पासा को कहीं पे आप रखिए, आप कोई भी साइड से आप देखिए आपको 3 ही सरफेस नजर आएगा। देखिए अगर ऐसे देख रहे हैं आप तो ये वाला ऊपर वाला कितना सरफेस नजर आ रहा है, 3 सरफेस नजर आ रहा है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, चित्र में आपको 90% प्रश्न में कितना सरफेस वाला चित्र मिलेगा, 3 सरफेस वाला मिलेगा। तो 3 सरफेस वाला ध्यान रखिएगा कि तीनों सरफेस जो होगा एक दूसरे के निकटवर्ती होगा। अगर आप उधर से देख रहे हैं तो आप इसको लेकर के चल रहे हैं अगर साइड को, तो कौन सा नजर आएगा, ये वाला नजर आ रहा होगा, ये वाला नजर आ रहा होगा। देखिए ये वाला हो गया ये वाला सरफेस,
इधर वाला हो गया ये वाला सरफेस अगर आपको नजर आ रहा है, और ये वाला सरफेस ये वाला नजर आ रहा है, माने तीनों सरफेस जो होगा एक दूसरे के क्या होगा, निकटवर्ती होगा। कभी कभी प्रश्न में एक से अधिक फिगर दिया हुआ रहता है, एक फिगर तो ये दिया हुआ है, ये फिगर और फिगर दिया हुआ है, ऐसा 3-4 फिगर दिया हुआ है। तो आपको एक बात हम बता दें कि 3-4 फिगर अगर दिया हुआ है तो आपको समझना है एक ही पासा का वो अलग अलग स्थिति दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न में अगर 2-3 चित्र ऐसा दिया हुआ है तो समझेंगे कि ये अलग पासा का है, ये कोई दूसरा पासा का है, ये कोई तीसरा पासा का है, ऐसा नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं हम, ये तीनों फिगर जो होगा, ये तीनों चित्र जो होगा, वो तीनों चित्र एक ही पासा का अलग अलग स्थिति होगा। जैसे कोई ऐसे करके देखा होगा, हो सकता है कोई ऐसे करके पलट के देखिए, आप इसको देख रहे हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि चित्र में एक से अधिक चित्र अगर हो, प्रश्न में एक से अधिक चित्र हो, तो एक ही पासा का अलग अलग स्थिति दिया हुआ है। ठीक है, एक ही पासा का अलग अलग स्थिति दिया हुआ है। ऐसा नहीं समझना है कि एक ये वाला अलग पासा का है, ये वाला अलग पासा का है, ये वाला कोई और पासा का है, ऐसा समझना है नहीं। समझना क्या है, एक ही पासा का अलग अलग ये स्थिति होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पासा का प्रॉपर्टीज क्या क्या हम बताएं। पहला प्रॉपर्टी, पासा में कुल सतह की संख्या कितना होगा, 6 होगा। टोटल सरफेस की संख्या कितना, 6 होगा। दूसरा बात बताएं कि अगर पासा में कोई एक अंक एक सतह पर लिखा गया है तो दोबारा वह अंक और भी कोई सतह पर नजर नहीं आएगा, कोई दिक्कत। दूसरा बताएं, अब इसी में हम आपको बात बताएं कि हो सकता है 6 सतह पर आपको 1 से लेकर के 6 तक अंक मिलेगा लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6, या तो 6 गो आपका चिन्ह का प्रयोग किया हुआ रह सकता है, 6 रंग का नाम लिखा हुआ रह सकता है, या 6 कोई भी चीज का रह सकता है आपके पास। लेकिन कभी कभी चित्र में आपको देखिए यहाँ पे 3 सरफेस नजर आएगा, तो 3 ही चीज लिखा हुआ मिलेगा, एक में 3। और ये जो सरफेस आप देख रहे हैं सब एक दूसरे के क्या है, निकटवर्ती है। ये दोनों एक दूसरे के निकट है, ये दोनों एक दूसरे के निकट है, और ये दोनों सरफेस एक दूसरे के क्या है, निकट है। तो बात को ध्यान रखना है। और तीसरा प्रॉपर्टीज बताएं हम कि पासा में एक सतह के विपरीत सतहों की संख्या कितना होता है, 1। देखिए ऊपर वाला का विपरीत ये होगा, इसका विपरीत कहेंगे तो ये होगा, इसका विपरीत कहेंगे तो ये होगा। तो एक सतह के विपरीत सतहों की संख्या कितना होगा, एक सतह के निकटवर्ती सतहों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ये जो फिगर का स्थिति जो दिया गया है वो आप ध्यान रखिएगा, एक ही पासा का अलग अलग स्थिति दिया हुआ है, और ये दोनों जो सरफेस होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, निकटवर्ती होगा। क्या होगा, निकटवर्ती। तो 2 सरफेस होगा, एक अपोजिट सरफेस और एक निकटवर्ती सतह होगा। ठीक है, विपरीत सतह और निकटवर्ती सतह। एक सतह के विपरीत कितना सतह होगा, 1 सतह। एक सतह के निकटवर्ती कितना सतह होगा, 4 सतह। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डाइस होता है 2 तरह का। कितना तरह का, 2 तरह का। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। कौन डाइस बोल रहे हैं हम, स्टैंडर्ड डाइस। हिंदी में बोलते हैं उसको मानक पासा। कौन पासा बोलेंगे, मानक पासा। और दूसरा होता है गैर मानक पासा। गैर मानक पासा, इसी को हम लोग बोलते हैं साधारण पासा। कौन डाइस, साधारण पासा। साधारण पासा, या लिखा हुआ मिलेगा सामान्य पासा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल डाइस इसको इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, बताइए हमको, मानक पासा हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, दूसरा डाइस जो होता है गैर मानक पासा, या तो हम लोग बोलते हैं साधारण पासा, या तो बोलते हैं इसको नॉर्मल डाइस इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, या नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी बोलेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, मानक पासा। बात समझ में आया? तो आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर प्रश्न में एक से ज्यादा आकृति दिया हुआ है तो वो सब आकृति जो होगा एक ही पासा का अलग अलग स्थिति होगा। ऐसा नहीं समझना है कि ये अलग पासा का स्थिति है और ये अलग पासा का स्थिति है और ये अलग पासा का, ऐसा समझना है नहीं। पूरा जो चित्र होगा, सभी चित्र एक ही पासा का अलग अलग स्थिति होगा।
कोई दिक्कत नहीं। तो पहला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन डाइस, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, मानक पासा को पूरा डिटेल में देखेंगे, किसको हम लोग मानक पासा कहते हैं, और अपोजिट सरफेस अगर पूछेगा तब क्या चीज उसका उत्तर होगा। देखेंगे कौन सा पासा के बारे में बताएं हम, मानक पासा। मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। देखिए स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं, मानक पासा का बस एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि एक सतह के विपरीत सतह का जो जोड़ होता है वो 7 के बराबर होता है। कितना के बराबर, 7 के बराबर। बस मानक पासा में दो विपरीत सतह का योग कितना के बराबर, 7 के बराबर। देखिए हम बोल रहे हैं कौन सतह का योग 7 होगा, विपरीत सतह का योग। विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए, तब वह कौन डाइस कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। आपसे क्वेश्चन करेगा डायरेक्ट, अगर पूछ देगा कि बताइए मानक पासा में, मानक पासा में, मानक पासा में 5 के विपरीत, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, आप बता सकते हैं कौन क्या आंसर होगा, कितना, 2। देखिए 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मानक पासा का आप बात ध्यान रखिएगा कि मानक पासा में दो विपरीत सतह का योग कितना के बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2। बताइए हमको 1 के अपोजिट कितना होगा, 1 का अपोजिट 6। अरे कैमरा नहीं देखते रहिए, ठीक है, इधर देखते रहिए, ठीक है। अब 1 के अपोजिट कितना होगा, 6। बताइए 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 5। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 4। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, मानक पासा में, मानक पासा में आप अंदर अंदर हंस रहे हैं, क्या मैटर है? आप सोच रहे होंगे कि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, चलिए खैर उसमें नहीं सोचना है, आप यहाँ देखिए बस, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या हो रहा है छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 1 का अपोजिट कितना होगा, 6 होगा। 2 का अपोजिट कितना होगा, 5 होगा। 3 का अपोजिट कितना होगा, 4 होगा। तो आप ध्यान रखेंगे मानक पासा, डायरेक्ट क्वेश्चन बोल दे कि मानक पासा में 2 का विपरीत बताइए कितना होगा, 5। 3 का विपरीत पूछेगा, 4। 1 का अपोजिट बोलेगा, 6। डायरेक्ट क्वेश्चन कहे तब। लेकिन दिक्कत क्या है कि प्रश्न ये ना बोले कि मानक पासा में बताइए 2 का अपोजिट। आपको दिक्कत यहां पे जाएगा, चित्र दे देगा आपको, कहेगा कि बताइए इस चित्र को देखिए और बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। ये फिगर दे दिया हो और कह दिया हो कि बताइए 3 का अपोजिट क्या आंसर होगा, ठीक है। तो 4 होगा, लेकिन कैसे आप कहें कि 4 होगा। तो एक बात समझिए, आपको अगर प्रश्न बोल दिया हो कि मानक पासा में 3 का अपोजिट बताइए, तो सिंपल आप आंसर ले आएंगे कितना, 4। लेकिन आपसे ये नहीं कहा गया हो कि ये मानक पासा है, सिर्फ बोल दिया हो कि निम्न चित्र में 3 का विपरीत सतह कौन सा होगा, ठीक है ना। 3 का विपरीत सतह कौन सा होगा, तब कैसे हम लोग बनाएंगे। आगे सबसे पहले चित्र को देखेंगे आप। चित्र को देख करके पहचानने आना चाहिए कि जो पासा का जो स्थिति दिया हुआ है 1 3 5 जो लिखा हुआ है वो मानक पासा का स्थिति है कि नहीं। बात समझ में आया। मैंने सबसे पहले आपको फिगर देख के पहचानना है कि ये जो फिगर दिया गया है वो स्टैंडर्ड डाइस का है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो बताइए हमको ये स्टैंडर्ड डाइस का है कि नहीं, जो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम बताएं मानक पासा में कि दो विपरीत सतह का योग कितना के बराबर, 7 के बराबर। दो विपरीत सतह का योग 7 के बराबर होता है, तो 1 का अपोजिट कितना होगा, 6। तो हमको ये बताइए, अगर मान लिया जाए यहाँ पे पासा में 1 लिख दिया गया है, यहाँ पे कितना लिख दिया गया है, 1, तो इसका अपोजिट ये वाला सरफेस होगा ना, ये सरफेस पे हम 6 लिख देते हैं। 1 का अपोजिट कितना होता है, 6 होता है। अब आप जानते हैं कि अगर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका अपोजिट सरफेस ये वाला होगा, 6 होगा। अब आपको पहले पासा के गुण में आपको हम बताए हैं कि एक अंक अगर एक सतह पर लिखा गया है तो दोबारा वह अंक किसी और सतह पे नजर नहीं आएगा। बताइए 1 का अपोजिट 6 होगा, तो ये 6 तो यहां पे लिखा हुआ है, तो 6 बगल में मिलेगा कभी नहीं। इसका मतलब है
कि आप ध्यान रखेंगे कि दो निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 ना हो, क्या बोल रहे हैं हम, दो निकटवर्ती सतह का योग 7 ना हो तो वह पासा कौन सा पासा कहलाएगा, मानक पासा। मानक पासा चिन्ह आया, किसको बोलेंगे, मानक पासा किसको कहेंगे, पासा के कोई भी स्थिति में आप देखेंगे दो निकटवर्ती सतह का योग। कितना निकटवर्ती सतह, दो निकटवर्ती सतह। देखिए आप 3 और 1, 5 और 3, 5 और 1, कोई भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 के बराबर आ रहा है, नहीं। जब 7 के बराबर योग नहीं आ रहा है तब विपरीत सतह का योग कितना के बराबर, 7 के बराबर। नहीं समझ में आया, हम बोल रहे हैं निकटतम, कोई भी दो निकटतम सतह का योग अगर 7 के बराबर नहीं हो तब विपरीत सतह का योग कितना के बराबर, 7 के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए, अब आप बता सकते हैं कि जो पासा का स्थिति दिया हुआ है ये किस पासा का स्थिति है, मानक पासा का स्थिति है। क्यों मानक पासा का स्थिति है, इसीलिए है कि हाँ, कोई भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 के बराबर नहीं है। कोई भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 के बराबर नहीं है, तब हम समझेंगे कि जो पासा का दिया गया स्थिति है वो कौन सा का स्थिति है, मानक पासा का। अब जब सिद्ध हो गया, पता चल गया हमको कि ये मानक पासा का स्थिति है, तो बताइए 3 का अपोजिट पूछेगा आपसे, कितना आंसर, 4। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ध्यान गया कि किसको हम लोग मानक पासा बोलेंगे। मानक पासा किसको कहेंगे हम लोग, और वैसा पासा जिसका कोई दो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए निकटवर्ती सतह का योग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानक पासा बोलेंगे। और जब निकटवर्ती सतह का योग 7 ना दिखे तब विपरीत सतह का योग कितना होगा, 7 होगा। विपरीत सतह का योग 7 होगा। कोई दिक्कत नहीं। तब बताइए 3 का अपोजिट बोला, कितना आंसर, 4 हो गया। एक और स्थिति दे रहे हैं हम, देखिए इसको, इस स्थिति को देखिए। मान लीजिए लिखा हुआ है 5 3 1 और इसमें आपसे पूछ दिया हो 4 का अपोजिट। देखिए लड़का लोग में समस्या कहां पे होता है कि आप 4 का अपोजिट बोल दिया हो, इसको हमें 4 नहीं इसमें लिखा हुआ है, इस प्रश्न में इस स्थिति में 4 दिया हुआ है कहीं पे नहीं। अब 4 नहीं दिया हुआ है तो लड़का लोग देख करके हड़बड़ा जाते हैं कि 4 तो दिया नहीं है तो कैसे होगा। तो आपको ध्यान रखना है, आगे हड़बड़ाना नहीं है, आगे देखना है कि जो पासा का स्थिति दिया हुआ है ये किस डाइस का स्थिति है, स्टैंडर्ड का है कि नॉन स्टैंडर्ड का है, मानक का है कि गैर मानक का है। तो बताइए हमको कौन सा का स्थिति है, ये मानक पासा का। कैसे मानक पासा का है, हाँ, दो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं आ रहा है। बताइए 5 और 3 कितना होता है, 3 और 1, 5 और 1 आ रहा है 7 नहीं। जब दो निकटवर्ती सतह का योग 7 ना आ रहा हो तब विपरीत सतह का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमको बताइए 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा। जब हमें पता चल गया कि जो दिया गया स्थिति है वो स्टैंडर्ड डाइस का है तब विपरीत सतह का योग कितना के बराबर, 7 के बराबर। बताइए 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ये समझना है, मान लिया जाए ये आपको दे दिया हो, ऐसा चित्र स्थिति दे दिया हो, स्थिति ऐसा दे दिया हो और यहां पे कोई चिन्ह का प्रयोग कर दिया हो, इक्वल टू नॉट है, यहां पे हच है, यहां पे परसेंटेज है, ऐसे करके दे दिया हो और हमसे बोल दिया हो कि बताइए इक्वल टू नॉट का अपोजिट बताइए कौन सा होगा। इक्वल टू नॉट का अपोजिट हमसे पूछ दिया कि क्या चीज होगा। तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि नंबर के अलावे कुछ भी नजर आए तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होता है। बात समझ में आया, नंबर के अलावे कुछ भी नजर आ जाए तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होता। तो ये स्टैंडर्डाइज है नहीं, ये चल जाएगा कहां, नॉर्मल डाइस में, नॉन स्टैंडर्डाइज में आपका चला जाएगा। तो इसका भी उत्तर पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्डाइज में, मानक पासा में सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके
कितना तक अंक का यूज किया हुआ रहेगा? 6 तक। बस इसके अलावे और कुछ नहीं रहेगा। 1 से लेकर के 6 तक डिजिट का प्रयोग किया हुआ रहेगा मानक भाषा में। अगर 1 से लेकर 6 तक और कुछ नजर आ जाए, इसके अलावे 1 से 6 के अलावे कुछ नजर आ जाए, चिन्ह का प्रयोग नजर आ जाए, या तो आपको नजर आ जाए रंग का नाम लिखा हुआ नजर आ जाए, या कोई जानवर का नाम लिखा हुआ नजर आ जाए, तो सब के सब डाइस क्या चीज हो जाएगा? नॉर्मल डाइस हो जाएगा। स्टैंडर्ड डाइस उसको नहीं बोलेंगे। स्टैंडर्ड डाइस में नेसेसरी अनिवार्य है कि 1 से लेके कहां तक रहेगा? 6 तक रहेगा। लेकिन जो 1 से लेके 6 तक डाइस लिखा हुआ रहेगा वो जरूरी है कि स्टैंडर्ड डाइस होगा? नहीं। स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलेंगे? कोई भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 ना आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, तब वो कौन सा डाइस होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा। निकटवर्ती सतह का योग 7 ना हो तब वो कौन डाइस कहलाएगा? स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन दो निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 नजर आ जाएगा तो वो स्टैंडर्ड डाइस की गिनती में नहीं आएगा। तो बताइए स्टैंडर्ड डाइस में योग 7 होगा किसका? विपरीत सतह का। किसका? विपरीत सतह का। फिर से बोल रहे हैं हम, मानक भाषा में योग 7 के बराबर होगा किसका? विपरीत सतह का योग 7 के बराबर होगा मानक भाषा में। और निकटतम सतह का योग 7 होगा कि नहीं? नहीं। मानक भाषा में कोई भी दो निकटतम सतह का योग 7 के बराबर नहीं होगा। क्लियर हो गया मानक भाषा? तो मानक भाषा आप ध्यान रखेंगे कि कैसे इसका अपोजिट फोटो भाषा या साधारण भाषा भी बोलते हैं, नॉर्मल डाइस इसको इंग्लिश में बोलते। नॉर्मल डाइस क्या बताया स्टैंडर्ड डाइस के बारे में? निकटतम का योग, निकटतम सतह का योग 7 ना आए तब वो कौन डाइस? मानक भाषा। कौन डाइस? मानक भाषा। लेकिन गैर मानक भाषा में आपको याद रखना है कि कोई भी दो निकटतम सतह का योग अगर 7 दिख जाए, जैसे आपको देखिए 1 3 4 लिखा हुआ है, देखिए कोई भी दो निकटतम सतह का योग 7 दिख जाए, बताइए 3 और 1 कितना? 3 और 1 कितना? 4। 3 और 4 कितना? दिख गया ना 7। जब निकटतम सतह का योग 7 दिख जाए तो समझ जाना है कि वह पासा कौन सा पासा है? गैर मानक पासा है। बात समझ में आया? आपको एक बात ध्यान रखना है कि दो निकटतम सतह का योग अगर 7 दिखे तब वो कौन सा पासा होगा? अगर 7 ना दिखे निकटतम सतह का योग तब कौन डाइस होगा? मानक पासा। कोई दिक्कत? आपको ध्यान रखना है। आगे चिन्हने आना चाहिए सबको, अगर चिन्हने आ जाएगा तो ओके रहेगा। तो ठीक है, आपको ही समझ में आ गया कि कौन पासा का ये चित्र है? गैर मानक पासा का है। ठीक है ना? साधारण पासा है ये, क्योंकि दो निकटतम सतह का योग कितना आ रहा है? 7। और जब दो निकटतम सतह का योग 7, तब बताइए विपरीत सतह का योग 7 आएगा? नहीं आएगा। काहे कि एक नंबर का यूज अगर एक सतह पर हो गया है तो दोबारा वह नंबर और भी कोई सतह पर नजर नहीं आएगा। तब जब 4 और 3 जब एक दूसरे के निकट आ गया है तो ये दोनों कभी एक दूसरे के अपोजिट हो सकता है? नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्थिति दिया गया है वो कौन सा पासा का स्थिति दिया हुआ है? गैर मानक पासा। और हम बता रहे हैं, मान लीजिए प्रश्न में एक से ज्यादा स्थिति दिया हुआ है। एक प्रश्न है उसमें एक से ज्यादा स्थिति दिया हुआ है। देखिए एक से ज्यादा स्थिति दिया हुआ है, एक से ज्यादा स्थिति दिया हुआ है। तो आपको पहले हम बताएं कि एक से ज्यादा स्थिति दिया हुआ रहेगा तो ये नहीं समझना है कि ये अलग पासा का है और ये कोई दूसरा पासा का है और ये कोई तीसरा पासा का है, ऐसा बताए हैं? नहीं। 3 अगर स्थिति दिया हुआ है तो तीनों स्थिति एक ही पासा का अलग अलग स्थिति होगा। ये एक ही पासा को 3 नजरिए से देखा गया होगा। एक बार ऐसे देखा, एक बार ऐसे देखा होगा, एक बार ऐसे देखा, इस ढंग से दिया हुआ है। तो प्रश्न में अगर एक से ज्यादा आकृति दिया हुआ रहे तो आपको याद होना चाहिए कि वह आकृति जो दिया गया है
एक से अधिक जो दिया गया है वो एक ही पासा का अलग अलग स्थिति है। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, हमको मान लीजिए ये प्रश्न दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये नॉर्मल डाइस का स्थिति है कि स्टैंडर्ड डाइस का है। ठीक है, बताइए, इसमें नाम दे रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 3 4 2, ये दे दिए हम। अब बताना है हमको कि ये जो स्थिति दिया गया है ये स्टैंडर्ड डाइस का है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस का है। कौन डाइस का है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस का है, नॉर्मल डाइस का है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, पहला स्थिति, दूसरा स्थिति और तीसरा स्थिति, तीनों में से अगर कोई भी एक स्थिति अगर नॉर्मल हो गया तो सारा स्थिति किसका हो जाएगा? नॉर्मल डाइस का हो जाएगा, सामान्य पासा का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला स्थिति देखिए, ये वाला स्थिति बताइए नॉर्मल का है कि स्टैंडर्ड का? लग रहा है स्टैंडर्ड जैसा, नहीं। ये वाला स्थिति लग रहा है काहे कि दो निकटतम सतह का योग 7 आइए नहीं रहा है, इसमें भी 7 नहीं आ रहा है। लेकिन आप स्थिति नंबर तीसरा को देखिए, स्थिति नंबर तीसरा जो है 4 और 3 कितना होता है? जब 4 और 3 7 हो गया, जब एक स्थिति में दो निकटतम सतह का योग 7 दिख गया तो वो स्थिति कौन सा का है? गैर मानक का। और जब एक स्थिति गैर मानक का तो सब स्थिति कौची का? गैर मानक पासा। कोई दिक्कत? एक स्थिति अगर गैर मानक का हो गया सिद्ध तो सब किसका? गैर मानक का। ऐसा नहीं करना है कि एगो सिद्ध हो गया स्टैंडर्ड डाइस का तो सब स्टैंडर्ड, नहीं। आप देखना है, जैसे बोलते हैं ना गांव देहात में कि अगर एक प्याज सड़ा तो सब कौची? सड़ा। अगर एगो नॉर्मल तो सब कौची? नॉर्मल। अगर एक स्थिति नॉन स्टैंडर्ड का है तो दिया गया सभी स्थिति किस पासा का है? नॉन स्टैंडर्ड का। अब बताइए किसका है बुआ? नॉन स्टैंडर्ड है इसका। ये किसका है? नॉन स्टैंडर्ड का। ये किसका है? नॉन स्टैंडर्ड। बात समझ में आया? माने एगो अगर सिद्ध हो गया, एक पकड़ा गया कि ये नॉन स्टैंडर्ड है तो पूरा कोची हो जाएगा? नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड दोनों समझ में आया? अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। कौन डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। देखते होंगे लूडो खेलते होंगे तो एक के नीचे रहता होगा कौन? 6 नहीं रहता है? रहता है। बेईमानी करने वाला उसी करेगा, एक रख लेगा ऊपर और 2.5 दमन ऐसे कर देगा, नहीं आ जाता 6। एक आवर 6 नहीं आता है तब तितम्मा करे पड़ता है उसको। तब हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं वो स्टैंडर्ड में जिंदगी जी रहे हैं ना, स्टैंडर्ड में जिंदगी जी रहे हैं। कहने का मतलब एक का अपोजिट कितना? 2 का अपोजिट कितना? 2 का अपोजिट 3 का अपोजिट 4। ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड जो महाभारत में चलता था डाइस, पता है महाभारत देखे हैं? जो शकुनी मामा यूज करते थे ना, वो कौन सा डाइस था? नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉर्मल डाइस था। ठीक है, तो नॉर्मल डाइस में एक सतह के विपरीत सतह निकालने के लिए थोड़ा सा तितम्मा करना पड़ता है। बताइए, स्टैंडर्ड डाइस में एक सतह के विपरीत सतह निकालने के लिए कोई जोखिम उठाना पड़ा था? नहीं। बस दो सतह का योग, विपरीत सतह का योग कितना? एक का अपोजिट कितना? 3 का अपोजिट 2 का अपोजिट। यह स्टैंडर्ड डाइस का कहानी था। लेकिन नॉर्मल डाइस में, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में एक सतह के विपरीत सतह निकालने के लिए थोड़ा सा आपको जोखिम लेना पड़ता है। ठीक है, तब कैसे हम लोग बनाएंगे उसको हम आगे चर्चा करेंगे। आइए देखिए इधर हम लोग अब देखेंगे कि गैर मानक पासा में कैसे एक सतह के विपरीत सतह ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एक सतह के विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए गैर मानक पासा में मूलभूत 3 नियम बताया जाएगा। कितना नियम? 3 नियम। 3 नियम में 2 नियम हम समझते हैं कि एक्स्ट्रा है। एक नियम अगर सीखेंगे तो उससे सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन तीनों बात को सीखते हैं। पहला रूल आपके पास, पहला रूल जो होगा वो हम बताने जा रहे हैं निकटतम का नियम। किसका नियम? निकटतम का नियम। एडजेसेंट रूल इसको बोलते हैं। ठीक है, या निकटवर्ती का नियम भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, निकटतम का नियम। ठीक है ना,
निकटतम का नियम, सही है ना लिखा हुआ है? निकटतम है ना। अच्छा चलिए ठीक है, फिर से मिटा के कर देना। आइए देखिए इधर, अब हम लोग चलेंगे गैर मानक पासा में एक सतह के विपरीत सतह निकालने के लिए सीखेंगे कि गैर मानक पासा जब होगा, नॉर्मल डाइस होगा, नॉन स्टैंडर्डाइज होगा, तब कैसे हम लोग एक सतह के विपरीत सतह निकालेंगे हम लोग। तो गैर मानक पासा में एक सतह के विपरीत सतह निकालने के लिए कितना नियम सीखेंगे? 3 नियम। कितना नियम? 3 नियम। पहला नियम जो होगा वो आपका निकटतम का नियम होगा, निकटतम का नियम, ठीक है, निकटतम का नियम, जिसको बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट रूल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। निकटतम का नियम, निकटतम का नियम हुआ, देखिए कैसा रहेगा, आपके सामने दिया गया स्थिति है, ठीक है ना, देखिए दिया गया स्थिति है, 2 स्थिति दे रहे हैं हम आपको, तो पहले बता दिए हम कि चित्र में एक से ज्यादा स्थिति दिया हुआ रहेगा तो वो एक ही पासा का अलग अलग स्थिति दिया हुआ है। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे 3 4 2, यहां पे लिख रहे हैं हम 5 3 6, आपसे बोल दिया हो कि 3 का विपरीत कौन सा सतह होगा। अब यहां पे जरा गौर करिएगा कि ये दोनों में आप देखेंगे, आगे ये आपको देखना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस का है कि नॉर्मल डाइस का। कौन डाइस का है? नॉर्मल डाइस का। काहे नॉर्मल डाइस का है? काहे है? काहे कि आप देखिए गौर से 4 और 3 कितना होता है? 7। तो ये पता चल गया हमको, जब एक हो गया नॉर्मल तो जितना भी स्थिति दिया होगा वो सब किसका होगा? नॉर्मल का होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि सर ये वाला तो स्टैंडर्ड का है, नहीं, हम बोले आपको कि एक स्थिति अगर सिद्ध हो गया कि नॉर्मल का, तो जो भी स्थिति दिया गया होगा उस सब स्थिति किसका होगा? नॉर्मल का। अब नॉर्मल का जब है, जब पता चल गया हमको कि नॉर्मल डाइस का है, तो 3 का अपोजिट 4 बोल देंगे? नहीं, गलत हो जाएगा। 3 का अपोजिट 4 होता कब? जब वह स्थिति रहता मानक पासा का, स्टैंडर्ड डाइस का। लेकिन है ये स्टैंडर्ड डाइस का? नहीं है। ये कौन सा डाइस का है? नॉर्मल डाइस का। और जब नॉर्मल डाइस का है तो आप गौर करिएगा, निकटतम का नियम आपको मदद करेगा एक दूसरे के विपरीत निकालने में। देखिए निकटतम का नियम का यूज कहां करना है? दोनों स्थिति में देखना है कि कुछ कॉमन है। कौन कॉमन है? 3 है, और 3 का अपोजिट बोला हमसे। 2 स्थिति में जो कॉमन है उसी का हमसे कुछ ही पूछा है, विपरीत पूछा है, उसी का ना अपोजिट पूछा है। तो जो 2 संख्या कॉमन हो और उसी का अपोजिट अगर पूछा हो तो आपको याद रखना है कौन नियम? निकटतम का नियम। बताइए निकटतम का नियम कब लगाइएगा? जब 2 स्थिति में कोई एक संख्या कॉमन हो। बताइए 2 स्थिति में कौन कॉमन है? 3 का अपोजिट बोला हो, जो कॉमन उसी का अपोजिट, तब कौन नियम लगाएंगे? निकटतम का नियम। बताइए हमको, निकटतम का नियम कहता है कि निकट वाला सतह कभी विपरीत हो सकता है? नहीं हो सकता। निकट वाला सतह, अगर एक यहां पे लिखा हुआ इसका निकट वाला सतह, कभी भी इसका अपोजिट होगा? नहीं होगा। तो एक बात आपको निकटतम का नियम बोलता है कि जो सतह निकट होगा वह सतह कभी भी उसका अपोजिट नहीं होगा। जो सतह निकट उसका अपोजिट नहीं होगा। बताइए 3 का अपोजिट बोला है तो 3 के निकट कौन है? तो 2 अपोजिट होगा इसका? नहीं होगा। 3 का निकट कौन है बुआ? 4 हो सकता है, 3 का अपोजिट नहीं होगा। ये नियम हमको ये नहीं बताएगा कि क्या उत्तर होगा, ये नियम हमें बताएगा क्या उत्तर नहीं होगा। तो बताइए 4 होगा, 2 होगा। अब इस फिगर में आइए, 3 के अपोजिट बताइए 5 हो सकता है? नहीं होगा। काहे कि निकट आ गया है, और निकट जो आया वो कभी अपोजिट नहीं हो सकता। निकट जो आया कभी अपोजिट नहीं हो सकता। बताइए 3 का अपोजिट कितना? 6 हो सकता है? नहीं होगा। तब बताइए बचा कौन बउआ? कौन कौन बचा? 1। तो वही 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
अब कोई कहेंगे सर 8 होगा, तो गलत। आपको पहले हम बताए हैं पासा में कितना सरफेस, 6 सरफेस। तो 1 से लेकर के कितना तक अंक यूज किया हो रहेगा, 6 तक यूज रहेगा, ठीक है ना। लेकिन मान ले जाए ऐसा रेयर केस में ऑप्शन ऐसा नजर आ जाए, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन 6। अगर मान लिया जाए सपोजिंग दैट आपके पास ऑप्शन ऐसा मिल जाए, अब मेरा आंसर आया है 3 का अपोजिट कितना, 1, तो 1 खोजते रहेंगे? नहीं, हमको तो ये पता चल गया कि 3 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, पहला ऑप्शन गलत। हमको पता चल गया हमको कि 3 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, गलत हो गया। हमको ये पता चल गया कि 3 का अपोजिट 6 नहीं होगा, ये गलत चल गया। जो एक ऑप्शन बच जाएगा वही उस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। जो एक ऑप्शन बच जाएगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगर 1 से लेकर के 6 अंक का यूज किया हुआ रहेगा तो 3 का अपोजिट कितना, 1। लेकिन रेयर केस में हम बोल रहे हैं, मान ले जाए 1 ना दे करके कोई दूसरा डेटा दे दिया हो तो हड़बड़ाना नहीं है, ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन 3 ऑप्शन गलत है, कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, वही क्या करेंगे, मारेंगे। लेकिन 99% जो प्रश्न बनेगा उसका 3 का अपोजिट कितना आते रहेगा, 1 आते रहेगा। और भी हम ले रहे हैं, हम मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, हम फिर से हम पासा का स्थिति ले रहे हैं हम, ठीक है ना, पासा का स्थिति ले रहे हैं हम, और इसमें अबर साइन का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए इक्वल टू नॉट, ये हच है, ये सर्कल, यहां, अच्छा हाँ यहां पे इसको कर ले रहे हैं, यहां पे मान लेते हैं परसेंटेज है, यहां पे इक्वल टू नॉट है, यहां पे गुना है। अब आपसे देखिए पूछ दिया हो कि इक्वल टू नॉट का अपोजिट कौन सा सरफेस होगा, तो बताइए निकटतम का नियम कब लगाना है बुआ, निकटतम का नियम कब लगाना है, जब 2 स्थिति में कोई एक कॉमन हो और उसी का अपोजिट पूछ दिया हो, उसी का अपोजिट पूछ दिया हो, तब लगाएंगे हम कौन नियम, निकटतम का नियम। बताइए निकटतम का नियम ये बताएगा कि इसका अपोजिट कौन होगा, नहीं ये नहीं बताएगा कि इसका अपोजिट क्या होगा, लेकिन हाँ ये बता देगा कि इसका अपोजिट ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये बता देगा कि इसका अपोजिट ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ये नहीं, एक वो बच जाएगा, वही आपका कौची हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है, इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं यहां पे, पहला ऑप्शन हच, दूसरा ऑप्शन गुना, तीसरा ऑप्शन मान लिया जाए एट द रेट, चौथा ऑप्शन मान लिया जाए परसेंटेज, ये दे दिए हम। अब इसको मैं पूछ दिया हो कि बताइए इसका इक्वल टू नॉट का अपोजिट क्या चीज होगा, तो आप लोग बता सकते हैं कितना होगा, कौन होगा, एट द रेट होगा। आपको पहले हम बताए हैं कि जो पासा में नंबर यूज नहीं किया हो तो वह पासा कौन सा पासा का स्थिति, नॉर्मल पासा का। जिस पासा में नंबर का यूज नहीं किया हुआ हो वह कौन सा पासा होगा, नॉर्मल पासा, सोचना ही नहीं है। और नॉर्मल पासा में देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, इक्वल टू नॉट, और इक्वल टू नॉटे का अपोजिट बोला है ना, तो जब इक्वल टू नॉट का अपोजिट बोला है तब आप देखेंगे कौन नियम, निकटतम का नियम। किसको देखेंगे, निकटतम का नियम। निकटतम का नियम ये बताएगा कि कौन कौन नहीं हो सकता। बताइए हमको, इक्वल टू नॉट के निकट में कौन है, कोची है बुआ, सर्कल, सर्कल हो सकता है, नहीं। बताइए हच होगा, नहीं होगा। बताइए हमको इक्वल टू नॉट के करीब में एक गुना है, गुना होगा, नहीं होगा। परसेंटेज होगा, नहीं होगा। तो बताइए कोई ऑप्शन में एक ही को बच गया होगा। देखिए हच नहीं होगा, गुना नहीं होगा, परसेंटेज नहीं होगा, बचा कौन, एट द रेट। यही आपका क्या है, प्रश्न का उत्तर है। समझ में आया। कैसे बनाएंगे निकटतम का नियम, कब लगेगा बुआ, 2 स्थिति में कोई चीज कॉमन हो और उसी का अपोजिट बोल दे, कॉमन का अपोजिट, तो कौन रूल लगाएंगे, निकटतम का नियम। निकटतम का नियम कब लगेगा, पता चल रहा है। निकटतम का नियम लगेगा 2 कॉमन है और जो कॉमन है उसी का अपोजिट अगर हमसे पूछ दिया हो तब कौन रूल लगाएंगे, निकटतम का नियम। तो बताइए निकटतम का नियम हमको उत्तर ला के दे देगा, हमको ई बता देगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा।
एक वो छोड़ देगा, वही उस प्रश्न का कुछ हो जाएगा, उत्तर होगा। समझ में आया? चलिए तो अगला रूल पे चलते हैं हम। जो निकटतम का नियम अगर समझ में आ गया है तो अगला रूल पे चलते हैं, जिसका नाम है उभयनिष्ठ का नियम। कौन नियम? उभयनिष्ठ का नियम, इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन रूल। आइए कॉमन रूल पे, ठीक है ना, उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम, कॉमन रूल इसको बोलते हैं। देखिए कॉमन रूल सिंपल है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इससे बनता उनता नहीं है, ठीक है ना। कॉमन रूल से कौन बनेगा? जब दो सरफेस कॉमन, तो तीसरा अपने से एक दूसरे की क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। मान लीजिए दिया गया पासा का स्थिति है, आपके पास दिया गया पासा का स्थिति है, जैसे लिखा हुआ है 2 5 3 और 4 3 2, और आपसे बोल दिया हो 5 का अपोजिट बताइए कितना होगा? कितना हो जाएगा? 4। तो कॉमन रूल आपको ध्यान रखना है कि पासा का दो स्थिति में अगर दो सरफेस कॉमन हो, देखिए 2 और 3 कॉमन है, तो अपने से ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा? अपोजिट। माने 5 का अपोजिट कितना? 4। कोई दिक्कत? कॉमन रूल बोलता है, उभयनिष्ठ का नियम बोलता है कि दिया गया पासा के दो स्थिति में, दिया गया पासा के कितना स्थिति में? दो स्थिति में अगर दो नंबर कॉमन है, दोनों स्थिति में अगर दो नंबर कॉमन है, तो तीसरा अपने से एक दूसरे के क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तीसरा एक दूसरे के अपने से कुछ हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम, मान लीजिए दिया गया पासा का स्थिति है, यहां पे दिया गया पासा का स्थिति है, एक में लिख दिए हम लाल, दूसरा हरा, तीसरा नीला, एक में लिखा हुआ है बैगनी, एक में लिखा हुआ है नीला, एक में लिखा हुआ है लाल। अब आपसे पूछ दिया हो बैगनी का अपोजिट, बताइए कौन सा आंसर? हरा। आपको साफ साफ दिख रहा होगा लाल और नीला अगर कोची है बुआ कॉमन है, नहीं है। जब लाल और नीला कॉमन है तब बैगनी का अपोजिट क्या चीज हो जाएगा? हरा हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या है? उत्तर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उभयनिष्ठ का नियम किसको बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए सबसे पहला आपको बताएं कौन नियम? निकटतम का नियम। निकटतम का नियम कब लगाएंगे बुआ? जब दो स्थिति में जो संख्या कॉमन हो, जो दो संख्या को जी हो कॉमन हो, अब कॉमन का अपोजिट बोल दिया हो, तब लगाएंगे निकटतम का नियम। निकटतम का नियम बताइए। उभयनिष्ठ का नियम दूसरा बताएं। दो सरफेस अगर कॉमन है तो तीसरा अपने से एक दूसरे के कोची हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। दो सरफेस कॉमन तो तीसरा अपने से एक दूसरे के क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब जो आगे आने वाला है, जो उस नियम को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल रूल, घूर्णन का नियम, जिसको हम लोग देखेंगे। अगला रूल पे चलते हैं हम, घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम देखिए बुआ, रोटेशनल रूल इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा नियम आपको पास बताने जा रहे हैं। पहला नियम क्या पढ़े हम? निकटतम का नियम। दूसरा, तीसरा अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, घूर्णन का नियम। जैसे हम दे रहे हैं हम पासा, ठीक है ना। सबसे पहले पासा का स्थिति आपके पास दिया जा रहा है, नंबर लिख देते हैं हम 3 4 5 1 6 5, और आपसे बोल दिया हो बताइए 4 का अपोजिट कितना होगा। देखिए इसमें विशेषता क्या है, दो आगे हम लोग देखेंगे कि पासा का जो स्थिति है वो नॉर्मल है कि स्टैंडर्ड है। बताइए कौन डाइस है? नॉर्मल डाइस। कौन डाइस है? ये नॉर्मल डाइस। पता चल रहा है ना, ये आपका नॉर्मल डाइस है। क्यों नॉर्मल डाइस है? दो निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 दिख जाए तो वो कौन डाइस होगा? दिख रहा है 7, अरे दिख रहा है 7, तो दिख रहा है तो वो कौन सा डाइस होगा? नॉर्मल डाइस। कोई दिक्कत? जब पता चल गया हमको कि जब ये डाइस जो स्थिति दिया गया है वो नॉर्मल डाइस का है,
तब हम लोग जानते हैं किसी सतह के विपरीत निकालने का 3 नियम। कितना नियम? 3 नियम। बताइए पहला नियम कौन सी जाने? निकटतम का नियम कब लगाएंगे बुआ? बताइए दोनों स्थिति में क्या कॉमन है? तब 5 का अपोजिट पूछा है हमसे, तब 5 का अपोजिट नहीं पूछा है, तब पहला नियम लगेगा? निकटतम का नियम लगेगा? नहीं लगाएंगे। दूसरा नियम उभयनिष्ठ का नियम, 2 सरफेस कॉमन हो। बताइए दोनों में 2 सरफेस नजर आ रहा है कॉमन, नहीं लगेगा उभयनिष्ठ का नियम। तब तीसरा रूल लगाना है घूर्णन का नियम। किसको लगाएंगे? घूर्णन का नियम, रोटेशनल रूल। ठीक है, रोटेशनल रूल क्या होता है जो समझिएगा। बताइए हमको दोनों स्थिति में कोई एक संख्या कॉमन है कॉमन? कौन है? तब 5 को पकड़िए और इसको क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, दाया वर्त घुमाइए या बामा वर्त घुमाइए। समझ गए? माने घड़ी के दिशा में घुमाइए या घड़ी के विपरीत दिशा में। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि एक स्थिति को घड़ी के दिशा में और दूसरा स्थिति को घड़ी के विपरीत दिशा में, ऐसा करना है नहीं। जो करना है सबको एक जैसा, जो करना है सबको एक जैसा। बताइए हमको इस दोनों में क्या कॉमन है बुआ? तब 5 लिख लेंगे। बताइए 5 को अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम, घड़ी के दिशा में अगर घुमाएंगे हम, तो बताइए 5 के बगल में कौन आया? 4 के बगल में कौन आया? 3 आया ना। अब हमको ये बताइए इसमें दूसरा स्थिति में भी 5 है बुआ, तब 5 को फिर से घुमाएंगे कौन दिशा में? क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में। ऐसा गलती कभी नहीं करिएगा कि इसको क्लॉकवाइज में और इसको एंटी क्लॉकवाइज में, हो जाएगा कौची? गलत। करना है तो दोनों को क्लॉकवाइज में, ठीक है ना, या तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज में। करना है तो दोनों को घड़ी दिशा में, या तो करना है तो दोनों को घड़ी के विपरीत दिशा में। हमको ये बताइए 5 को जब घुमाइएगा तो कितना होगा? 6 को बाद कौन आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये जो दोनों आप देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या आएगा? अपोजिट आएगा। ये दोनों जो आएगा एक दूसरे के अपोजिट। बताइए 4 का अपोजिट कौन बुआ? 3 का अपोजिट कितना बुआ? 1। समझ में आया? अब जो दोनों बचल होगा वो भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। बताइए 5 का अपोजिट पूछेगा आपसे, कितना? 2। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको एक बात ध्यान रखना है, रोटेशनल रूल से कोई भी संख्या का, कोई भी नंबर का अपोजिट सरफेस आप निकाल सकते हैं। समझ में आया? इसमें सब चीज पता चल रहा है। 4 का अपोजिट हमसे क्वेश्चन में बोला था 4 का अपोजिट, तो आंसर 4 का अपोजिट कितना? 6। हमसे बोलता 3 का अपोजिट, 5 का अपोजिट 2। समझ में आया? कहा कि जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो जो 2 सरफेस बचा होगा वो भी एक दूसरे की क्या होगा? अपोजिट होगा। आइए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम। मान ले जाए आपके पास पासा का 2 स्थिति दिया हुआ है, 2 स्थिति दिया हुआ है जिसमें मान ले जाए नाम लिखा हुआ है राम, श्याम, मोहन। एक ले रहे हैं हम जिसमें लिखा हुआ है सीता, गीता, श्याम, ये लिखा हुआ है। आपसे हम पूछ दें कि बताइए सीता का अपोजिट क्या होगा? सीता का अपोजिट, जो सरफेस पे सीता लिखा होगा उसका अपोजिट बताइए आप। तो बताइए फिर से आप दोनों में क्या कॉमन है बुआ? तो श्याम को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा देंगे, श्याम को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा देंगे, घुमाएंगे ना। आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों को घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। हमको ये बताइए आप लोग कि श्याम को अगर पकड़ के हम श्याम को क्लॉकवाइज अगर घुमा रहे होंगे तो कौची आएगा बुआ? राम। कौची आएगा? मोहन आएगा ना। इसमें अगर श्याम को पकड़ के घुमा रहे होंगे तब कौची आएगा बुआ? गीता और सीता आएगा कि नहीं आएगा? देखिए सीता का अपोजिट कौची हो जाएगा? मोहन। जो सीता होंगे उस सरफेस पे होगा उसका अपोजिट सरफेस पे कौन आएगा? मोहन। कौन आएगा? मोहन। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि आंसर कैसे हो रहा होगा? रोटेशनल रूल के द्वारा, कि आप जो 2 स्थिति में जो नंबर कॉमन है उसको पकड़ के चाहे क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, बन जाएगा। तो इससे ज्यादा आपको घूर्णन का नियम अगर समझ में आ गया
तो फिर बात ओके है, ठीक है ना। तो आपको नॉर्मल डाइस समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों समझ में आ गया। स्टैंडर्ड का अपोजिट सरफेस का योग 7, निकटतम का योग 7 नहीं। बात समझ में आ गई। ये स्टैंडर्ड डाइस का स्थिति। स्टैंडर्ड डाइस में किसका योग 7? विपरीत सतह का योग 7, विपरीत सतह का योग 7, निकटतम का योग 7 नहीं होगा। कोई दिक्कत? आगे हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल डाइस में निकटतम का योग 7 होगा। निकटतम का योग कुछ ही होगा 7। अभी हम लोग जो यूज करते हैं लूडो खेलने में वो कौन डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। अब पहले जो पुराना जमाना में होता था शकुनी मामा का एज का, वो कौन डाइस? नॉर्मल डाइस। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसी पे एक तरह का कैसा प्रश्न पूछता है। तीनों नियम समझ में आ गया। पहला कौन नियम? निकटतम का नियम कब लगेगा? जब दो स्थिति में कोई नंबर कॉमन हो और उसी का अपोजिट बोल दे, माने कॉमन का अपोजिट, निकटतम का नियम। दूसरा रूल, हाँ, उभयनिष्ठ का नियम। दो सरफेस कॉमन तो तीसरा एक दूसरे के अपोजिट। और तीसरा हम लोग पढ़े घूर्णन का नियम। जो दो स्थिति में नंबर कॉमन होगा उसको पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा देना है, या दोनों को कुछ करना है एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। जो एक दूसरे के नीचे आएगा वो सब एक दूसरे के क्या होगा? अपोजिट होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए इसी तरह का एक, आइए देखिए हम लोग अभी पढ़े हम लोग कि कैसे हम लोग नॉर्मल डाइस में कैसे एक सतह के विपरीत सतह निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन इस ढंग का हो, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये आपका स्थिति दिया हुआ है, यहाँ पे भाट का चिन्ह लिखा हुआ है और पूछ दिया हो कि भाट के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न बनेगा तो हड़बड़ाना नहीं है, कैसे करना है बताइए। ये दोनों स्थिति में आगे देखना है कि ये नॉर्मल डाइस का है कि ये स्टैंडर्ड डाइस का है। बता सकते हैं आप लोग कौन डाइस का है? कैसे पता चला कि नॉर्मल डाइस का है? 4 और 3, 6 और 1 नहीं, कोई एक पासा का स्थिति भी लग जाए ना कि ये नॉर्मल का है तो सब कुछ ही हो जाएगा नॉर्मल का हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। तो हमको ये बताइए हमको कि जब ये नॉर्मल डाइस का है तो आगे हम लोग अपोजिट सरफेस निकाल लेंगे। कौन सरफेस निकालेंगे? अपोजिट। बताइए दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? कौन? 3। तो 3 को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। इसको में भी 3 को पकड़ के कौन भाई? क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। बताइए 3 को क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो 3 के बगल में कौन है? ओकर बगल में 6। इसको में 3 को पकड़ के घुमाइए तो कितना हो जाएगा? 4। और कितना हो जाएगा? 5। देखिए इससे ही कंफर्म हो गया 1 का अपोजिट कितना हुआ, 6 का अपोजिट कितना हुआ, तो 3 का अपोजिट कितना हुआ? नहीं पता चल गया? पता चल गया। इसका मतलब ये है कि 1 और 4 कभी भी आएगा नजदीक में नहीं। जब दो सरफेस निकट तो एक दूसरे के विपरीत कभी होगा? नहीं होगा। या तो एक दूसरे के विपरीत तो निकट कभी हो सकता है? नहीं। 1 के अपोजिट कौन सी होगा? तो 4 के अपोजिट कौन सी होगा? अरे 4 के अपोजिट 1, तो 4 के अपोजिट 1, तो 1 कभी निकट में हो सकता है? नहीं। तो 1 निकट में नहीं हो सकता है। आप पहला ऑप्शन को देखिए गौर से, 1 और कितना नजर आ रहा है? 2। ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए आप, 3 और 1 होगा? ऑप्शन नहीं। काहे? 1 है। 1 कभी आ सकता है? 4 के निकट में 1 कभी नहीं आ सकता, काहे कि 4 का अपोजिट कितना है? 1 है। तो बताइए ये वाला उत्तर होगा आपका? नहीं। आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। 2 या 5 ये कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि 2 और 5 होगा, लेकिन ऑप्शन के सहायता से हम कहेंगे ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। 2 और 5 हो सकता है, काहे कि आप देखिए ना 2 3 का अपोजिट है, 3 कभी निकट में आ रहा है कहीं पे? नहीं। और 5 को देखिए, 5 किसका नजदीक है? सॉरी 5 6 का अपोजिट है ना। 5 और 6 एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो 5 6 भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमको 2 और 5 क्या होगा? सही प्रश्न का उत्तर होगा। उसी ढंग का एक क्वेश्चन और लिया गया है। यहां भी देखिए लगा हुआ है भाट का साइन, यहां निकालना है। क्या आप लोग निकाल सकते हैं? इसको निकाल सकते हैं? बताइए हमको दोनों में कॉमन क्या है? एफ। तो एफ को आप क्लॉकवाइज घुमाइए आप, तो बताइए कोची कोची आएगा? सी। और
ए, सी और ए। अब बताइए एफ को इसमें आप घुमाइए आप तक कौची कौची आएगा बहुआ, डी और बी। बताइए सी का अपोजिट, ए का अपोजिट, बताइए सी का अपोजिट डी पता चल गया तो ये दोनों का भी निकट हो सकता है नहीं। बताइए ए का अपोजिट कौची बहुआ, तो ये दोनों का भी निकट हो सकता है नहीं। एफ का अपोजिट कोई बता सकते हैं कौची होगा, ई होगा। कौची होगा, ई होगा। क्या कि जो दो बचा है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। हमको ई बताइए। अब ऑप्शन से चलिए सी और बी, डी का अपोजिट बताइए, डी का अपोजिट कौची आया है, तो जो ऑप्शन में सी है वो वाला आंसर होगा। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन गलत, एक ही को तो ऑप्शन बचा है बी और ई। इसको भी देख लेंगे बी और ई होगा कि नहीं। बताइए बी ए का अपोजिट है, ए नजर आ रहा है या पड़ी कहीं पे नहीं। ई का अपोजिट कौन है, एफ, एफ कहीं पे नजर आ रहा है नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। तो ऐसा प्रश्न रहेगा तो कैसे बनाएंगे, रोटेशनल रूल से आप निकाल लीजिएगा कि कौन सरफेस का विपरीत कौन सा सरफेस होगा, और जो विपरीत होगा वो कभी भी निकट नहीं होगा। जो विपरीत कभी निकट नहीं, जो निकट कभी विपरीत नहीं। बात समझ में आया। काहे कि पासा में एक संख्या एक ही बार लिखाता है। अगर एक संख्या एक बार एक सतह पर लिखा गया तो वह संख्या दोबारा फिर उस सतह पर नहीं मिलेगा। तो ये आपका क्लोज डाइस था जो आपको पढ़ाई हो गया। अब आप देखेंगे ओपन डाइस का क्वेश्चन, कि ओपन डाइस का क्वेश्चन रहेगा तब कैसे बना। अब बनेगा, अभी कौन सा डाइस पढ़ रहे थे हम, क्लोज डाइस। क्लोज डाइस दो प्रकार के, स्टैंडर्ड और दूसरा नॉर्मल। स्टैंडर्ड और दूसरा नॉर्मल या नॉन स्टैंडर्ड। बात समझ में आया, समझ में आ गया दोनों चीज। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन डाइस, ओपन डाइस। कौन, आइए अब देखेंगे हम लोग ओपन डाइस, ठीक है ना, खुला हुआ पासा, ये इसको हम लोग ओपन डाइस। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था क्लोज डाइस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस जो होता है ना बिल्कुल सिंपल है। आपके सामने देखिए 5 तरह से हम ओपन किए हैं पासा को, ठीक है, 5 तरीका से किए हैं और पांचों तरीका में हम बताएंगे। जैसे ये प्रश्न है आपके पास, हम बोलेंगे ए का अपोजिट कौन सरफेस होगा, डी का अपोजिट कौन सरफेस होगा, ई का अपोजिट कौन सरफेस होगा, ये सब निकालेंगे हम लोग, ठीक है। सी का अपोजिट कौन सा सरफेस होगा। उसी ढंग से इस क्वेश्चन में आपको बताना रहेगा एक का अपोजिट कौन होगा, दो का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। उसी ढंग से आपको इस फिर पासा जो खुला हुआ है इसको में देख करके बताना है आपको कि बताइए प्लस का अपोजिट क्या होगा, त्रिभुज का अपोजिट क्या होगा, चतुर्भुज का अपोजिट क्या होगा। उसी ढंग से इसमें बताना आपको है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा और 3 का अपोजिट क्या होगा। उसी ढंग से आपको इस खुला हुआ पासा में बताना है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। तो बिल्कुल इजी होता है ओपन डाइस का प्रश्न। ओपन डाइस का प्रश्न में बस एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, चलना आपको सीधा है। कैसे चलना है, सीधा। कैसे चलना है, सीधा। और एक गो सीढ़ी चढ़ेंगे, अगला को छोड़ करके अगला जो होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे देखिए सीधा चलना है, कहीं चलेंगे सीधा, जैसे ये चल रहे हैं हम, तो ए का अपोजिट अगला को छोड़ के अगला अपोजिट हो जाएगा। तो ए का अपोजिट कौन हो गया, ई होगा। अब बताइए सी का अपोजिट कौन सी हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब देखिए इधर से चलना है हमको, तब सीधा एकदम चलेंगे, डी का अपोजिट कौन होगा, डी। इसको छोड़ देना, एक घर को छोड़ करके अगला अपोजिट होगा। डी का अपोजिट क्या हो गया, बी। समझ में आया। उसी ढंग से आप लोग बता सकते हैं 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। 4 का अपोजिट कौन होगा, 6। तो 4 यहां पे नहीं लिखा हुआ है, 4 लिख देते हैं हम, ठीक है। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। अब जो बचा है ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत बता सकते हैं आप लोग। प्लस का अपोजिट क्या होगा, उसको लास्ट में देखेंगे हम लोग, ठीक है। आगे ये जो सीधा है उसको देख लीजिए। त्रिभुज का अपोजिट कौन सी होगा, परसेंटेज। चतुर्भुज का अपोजिट क्या होगा, इक्वल टू नॉट। तो अब जो दोनों सरफेस बचा होगा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। प्लस के अपोजिट कौन सी हो जाएगा, बराबर। समझ में आया। हमको ये बताइए आप लोग कि आप इसको देखिए गौर से, 1 का अपोजिट कौन होगा, 2 का अपोजिट, 3 का अपोजिट,
कोई नंबर नहीं होगा। देखिए ऐसे करके आएगा और ये जो है ये ऐसे जाके पड़ जाएगा, इस पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऐसे जाके पड़ेगा। और यहाँ पे जो साइन है ये वाला का साइन ऐसे दम दे देना है, कोई चेंज नहीं भाई। ये वाला जाके ऐसे पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे पड़ेगा, पड़ेगा ये वाला। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज का साइन हो जाएगा। उसी ढंग से बताइए ये वाला जाके ऊपर ऐसे पड़ेगा, जा करके ऐसे पड़ेगा ये वाला, तो बताइए कौची का साइन हो जाएगा, बराबर का। और ये वाला इधर आके ऐसे पड़ेंगे, इस पे आके पड़ेगा, कौची हो जाएगा, डॉलर। समझ में आया। तो 3 का अपोजिट ये सरफेस। अब इसको उसी ढंग से बनाइएगा। 1 का अपोजिट कितना, 5। 2 का अपोजिट कितना, 3 का अपोजिट देखिए कौन सा आएगा, ये वाला फिगर आएगा। और ये वाला जाके ऐसे पड़ेगा, यहाँ पे जाके ऐसे पड़ जाएगा प्लस का साइन। ये वाला जाके यहाँ पे पड़ जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाके पड़ जाएगा 0। यहाँ ई वाला जो आएगा यहाँ पे आके पड़ जाएगा, यहाँ पे आके पड़ जाएगा त्रिभुज। या ये वाला जो है इधर आके पड़ जाएगा, यहाँ पे आके पड़ जाएगा, कौची हो जाएगा, डॉलर। हो गया आंसर। तो ये था आपका ओपन डाइस। ओपन डाइस पे भी एक तरह का क्वेश्चन पूछता है, जो आगे हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे उस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। देखेंगे अंतिम तरह का सवाल जो है ओपन डाइस में आता है, कैसे इस प्रश्न को बनाएंगे। जैसे आपके पास ये दिया हुआ है और देखिए ओपन डाइस दिया हुआ है और कह रहा है कि बताइए ये सब में से कौन आपका हो सकता है, कौन संभव हो सकता है। जब इसको हम क्लोज करेंगे, जब ये जो ओपन डाइस है जब इसको हम लोग क्लोज करेंगे तो कौन सा स्थिति उत्पन्न हो सकता है। तो बताइए सबसे पहले हम निकालेंगे अपोजिट। ए का अपोजिट बता सकते हैं आप लोग, सी होगा। बी का अपोजिट बता सकते हैं, अभी रहने दीजिए। बताइए हमको डी का अपोजिट बता सकते हैं, एफ। तो जो बचा है सी और बी और ई एक दूसरे के अपोजिट होगा। आपको पता है कि जब अपोजिट सरफेस होगा तो वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा, माने निकट। हाँ, जब दो विपरीत है तो निकट हो सकता है, नहीं हो सकता। एक का विपरीत सी है तो एक के निकट में सी आ सकता है कभी। तो पहला ऑप्शन कौन सी हो गया, गलत। पहला ऑप्शन गलत काहे हुआ पता चला, पता। इसीलिए ए का अपोजिट कौन सी हुआ, सी है। ओपन डाइस से हम निकाले ए का अपोजिट सी, तो निकट में कभी सी हो सकता है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए डी ई एफ वाला है, तो ई का अपोजिट कौन सी है, बी। तो ई का अपोजिट तो बी तो ठीक है नहीं आया है। एफ का अपोजिट कौन सी है, तो एफ का अपोजिट डी। देखिए एफ के निकट में डी आ गया है, आ गया कि नहीं, तो ये कौन सी हो गया, गलत। आप बताइए इसको, आप देखिए सी के निकट में डी और ई है, सी के निकट में ए और ई तो सही है अभी। डी का बताइए, डी का अपोजिट एफ है तो एफ भी नहीं है तो सही है अभी। ई का अपोजिट कौन है, बी है, तो ई का अपोजिट बी नहीं है। इसका मतलब अभी ये लग रहा है कि आपका सही उत्तर हो सकता है। ये देख लेंगे कि ये गलत कैसे होगा। बताइए हमको बी के अपोजिट में ई है तो कभी भी निकट में हो सकता है, नहीं हो सकता। इसीलिए ऑप्शन नंबर ये भी कुछ ही हो गया गलत। अब ये बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। बताइए हमको आगे क्या करना है, अपोजिट निकालना है। एक का अपोजिट, दो का अपोजिट, चार का, तीन का अपोजिट, 6। बताइए एक का अपोजिट 5, तो एक के निकट कभी 5 होगा, गलत। बताइए हमको दो का अपोजिट कितना, तो 4 तो नजर नहीं आ रहा, अभी सही है। एक का अपोजिट ठीक है, 3 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 6, मैंने अभी लग रहा है ये कि अभी ये सही है। आगे चेक करिए तो इसको देख लीजिए आप, 2 का अपोजिट 4, 2 के निकट कभी 4 आ सकता है, इसीलिए कौची हो गया, गलत। बताइए हमको इसको आप चेक करिए, 3 का अपोजिट, 3 के निकट कभी 6 आएगा, तो ये गलत। मैंने ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपको। तो यहाँ पे आपका डाइस टॉपिक जो है समाप्त होता है। अगला टॉपिक जो होगा वो कैलेंडर, वो अगला वीडियो में मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो ठीक है, रहने दीजिए, जाइए।